रिया बहुत ही सुंदर और भोली लड़की थी, लेकिन शायद किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला था। बचपन में एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें रिया के माता पिता की मौत हो गई और उस हादसे में रिया की आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए चली गई। रिया जब अनाथ और अंधी हो गई तो गांव के एक भले इंसान नरेंद्र काका उसे अपने घर ले आए और अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। रिया अब 17-18 साल की हो चुकी थी। नरेंद्र काका तो रिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी कमला काकी को रिया का उनके घर में रहना फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो मौका मिलते ही रिया पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, जब तक इस लड़की को 4 बातें ना सुनाओ इससे कोई काम ही नहीं होता है, पर कर भी क्या सकती हूँ। इतना बोलकर कमला अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन नरेंद्र काका किसी काम से 2 दिनों के लिए शहर गए हुए थे। उनके जाते ही कमला काकी का जुल्म और बढ़ गया। उसने सुबह से रिया को एक निवाला खाना भी नहीं दिया। रिया भूख से तड़पती हुई रसोई के कोने में बैठी थी। तभी कमला काकी वहां आई और हाथ मटकाते हुए बोली, अरे ओ अंधी, यहाँ कोने में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के सपने देखना बंद कर। सुबह से घर का कोई काम नहीं किया है तूने। जब देखो अपने मरे हुए माँ बाप को याद करके रोती रहती है। चल जल्दी से उठ और कुएं से पानी भर कर ला, वरना आज रात को भी भूखी सोएगी। काकी, सुबह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं रोज चुपचाप घर का सारा काम करती हूँ। आज दोपहर को तेज धूप में भी मैंने सारे कपड़े धोए थे। प्लीज काकी, मुझे बस एक सूखी रोटी दे दो, मैं पानी भी भर लाऊंगी। बड़ी आई रोटी मांगने वाली। तेरे बाप ने कोई यहाँ खजाना छोड़ रखा है क्या जो रोज रोज तुझे 56 भोग खिलाओ? मेरे पतिदेव तो शहर गए हैं, अब यहाँ मेरी चलेगी। जब तक कुएं से पानी की 4 बाल्टी भर कर नहीं लाएगी तब तक तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। समझी या समझाऊं? कमला काकी ने गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर धक्का दे दिया। रिया बेचारी लाठी के सहारे रोती बिलखती हुई अपने कमरे में आ गई। भूख के मारे उसका शरीर कांप रहा था। वो बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, पापा, मम्मी, आप लोग मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखो ना आज आपकी बेटी कितनी बेबस है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन इस घर में मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। काका होते तो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देते। रिया इसी तरह भूख से बेहाल होकर रो रही थी कि तभी अचानक कमरे में एक बड़ा चमत्कार हुआ। कमरे की खिड़की से एक तेज दिव्य रोशनी अंदर आई और पूरा कमरा एक अनोखी खुशबू से महकने लगा। ये खुशबू कोई मामूली खुशबू नहीं थी, बल्कि शुद्ध देसी घी के हलवे, गर्मा गर्म पूड़ियों और आलू की मसालेदार सब्जी और केसरिया खीर की थी। रिया ने चौंक कर उस खुशबू को महसूस किया और अपनी लाठी छोड़कर आगे बढ़ी। अचानक उसका हाथ एक गर्म बर्तन से टकराया। उसने जैसे ही अपनी उंगलियों पर लगी चीज को चखा, उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये तो सूजी का हलवा और पूरी है, लेकिन मेरे सोने कमरे में ये आलीशान खाना कहाँ से आ गया? काकी ने तो मुझे रसोई में भी नहीं जाने दिया था। क्या भगवान ने मेरी सुन ली? हाँ, ये बिल्कुल सच था। रिया को अपनी उंगलियों से महसूस हुआ कि सामने ढेर सारे पकवान सजे हुए थे। उसने भरपेट वो जादुई खाना खाया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करके सो गई। अगले दिन दोपहर को नरेंद्र काका शहर से वापस आ गए। वो आते ही सीधे रिया के कमरे में गए। उनके हाथ में रिया के लिए शहर की मशहूर मिठाइयाँ थी। रिया बेटी, देखो तुम्हारे काका तुम्हारे लिए शहर से बालूशाही लेकर आए हैं। कल रात को मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं आ नहीं पाया। मुझे पूरी रात बस तेरी ही चिंता लगी रही कि मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। काका की आवाज सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी वहाँ कमला काकी हाथ में रात के बचे हुए बासी दाल चावल की कटोरी लेकर आ पहुंची। वो नरेंद्र के सामने अपना अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोली, अरे जी, आ गए आप? मैं तो अभी अभी संधी लड़की के लिए रात के बचे हुए दाल चावल लेकर आई थी। पूरे गांव के सामने मैं इसकी देखभाल करती हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि हम इसे भूखा रखते हैं। पर जरा इसके कमरे का नजारा तो देखिए। नरेंद्र काका ने जब कमरे में देखा तो वहाँ कई तरह के शाही पकवानों के खाली बर्तन पड़े थे, जिनमें से अभी भी केसर की खुशबू आ रही थी। नरेंद्र काका और कमला काकी दोनों ही हैरान रह गए। कमला काकी का मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाकर बोली, क्या बात है रिया, मैं तो सोच रही थी कि बेचारी अनाथ बच्ची भूखी बैठी होगी, लेकिन यहाँ तो तू रोज 56 भोग उड़ा रही है। हमारे घर में तो ऐसा शाही खाना कभी नहीं बनता। सच सच बता, इस गांव में ऐसा कौन सा तेरा चाहने वाला घूम रहा है जो आधी रात को चुपके से तेरे कमरे में ये सब देकर जाता है? कहीं तू हमारे सीधे साधे पतिदेव के पीठ पीछे कोई गंदा खेल तो ना खेल रही? काकी बस करिए,
भगवान के लिए रुक जाइए। आप मुझ जैसी अंधी और बेबस लड़की पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती, फिर मैं किससे मिलूंगी? मुझे खुद नहीं पता कि खाना यहाँ कैसे आता है। मुझे लगा था कि शायद काका ने शहर जाने से पहले मेरे लिए कोई इंतजाम किया होगा। कमला, अपनी जबान को लगाम दो। तुम एक 17 साल की अनाथ बच्ची पर ऐसा लांछन लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं अपनी रिया को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत साफ दिल की है। अच्छा, आप तो अपनी इस प्यारी भतीजी के अंधे प्यार में अंधे हो चुके हैं। मैं पूरे गांव को बुला कर लाती हूँ। आज रात को सब दूध का दूध और पानी का पानी देख लेंगे कि आधी रात को इसके कमरे में कौन आता है। कमला काकी का जी जलन से जल रहा था। वो तुरंत बाहर गई और पूरे गांव में अफवाह उड़ा दी कि रिया के कमरे में आधी रात को कोई पराया मर्द आता है। बस फिर क्या था, गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग और खुद कमला काकी आधी रात को रिया के घर की खिड़की के बाहर छिपकर खड़े हो गए। ये सब देखने का इंतजार कर रहे थे कि रिया से मिलने कौन आता है। चलो, आज तो पता चल ही जाएगा कि ये अंधी लड़की शरीफ गांव के अंदर किसके साथ गुल खिला रही है। मुझे तो लगता है जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा होगा, वही हर लड़की पर लाइन मारता रहता है। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ, मेरी इस लालची बीवी की बातों में आकर एक मासूम बच्ची के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हो। भगवान सब देख रहे हैं, तुम सबको इसका पाप लगेगा। थोड़ी देर में रात के 12 बज गए। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। काकी के तानों से उसका दिल छलनी हो चुका था। तभी अचानक पूरे कमरे में एक तेज दिव्य रोशनी फैली। खिड़की के बाहर खड़े गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई और कमला काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। रोशनी के बीच से 2 दिव्य आत्माएं प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि रिया के स्वर्गीय माता पिता थे। उनके हाथों में स्वर्ग के जादुई भोजन की सुनहरी थालियां थीं। मत रो मेरी बच्ची, दुनिया भले ही तुझे अनाथ समझे, लेकिन माता पिता मरने के बाद भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब तक तेरे नरेंद्र काका घर पर थे, वो तेरा पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए हम शांत थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर गए, इस लालची और क्रूर कमला ने तुझ पर जुल्म किया और तुझे भूखा सुलाया। हमसे अपनी बच्ची का ये दुख देखा नहीं गया, इसलिए हम खुद स्वर्ग से तेरे लिए ये जादुई खाना लेकर आए हैं। खिड़की के बाहर खड़े सभी गांव वाले ये अद्भुत नजारा देखकर थर-थर कांपने लगे। नरेंद्र काका की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे, वहीं कमला काकी डर के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी। तभी रिया की माँ की आत्मा ने खिड़की की तरफ देखा और जोर से बोली, कमला, तू मेरी मासूम बेटी को बदनाम करने चली थी ना? सुन, दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांक कर देख। जिस बेटी पलक के घमंड में तू चूर है, वो इस वक्त मोहल्ले के एक आवारा लड़के के साथ घर छोड़कर भाग चुकी है। जा और जाकर अपना घर संभाल। ये सुनते ही कमला काकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी पलक वाकई घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग चुकी थी। पूरे मोहल्ले में कमला काकी की थू-थू हो गई और उसकी भारी बदनामी हुई। अगले दिन सुबह कमला काकी रोती बिलखती हुई नरेंद्र काका के साथ, रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं पैसों की भूख में इतनी अंधी हो गई थी कि एक अंधी बच्ची का दर्द भी ना देख पाई। मैंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया ताकि तुझे इस घर से निकालकर तेरे हिस्से की जमीन और मकान पर अपना कब्जा कर सकूं। भगवान ने मुझे मेरे ही कर्मों की सजा दे दी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने आपको दिल से माफ किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने आपको ये समझा दिया कि जिसके साथ दुनिया में कोई नहीं होता, उसके साथ खुद भगवान और उसके माता पिता का आशीर्वाद होता है। अब आपको मेरी 2 वक्त की रोटी की चिंता करने या मुझ पर जुल्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप मरने के बाद भी मेरे साथ है। इसके बाद से कमला काकी का घमंड। झोपड़पट्टी बनाकर रहने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे लोग कहीं पर भी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। फिर जब भी सरकार उन्हें वहाँ से भगा देती है तो दूसरी जगह ढूंढकर वो लोग रहने लगते हैं। उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में मीरा नाम की एक लड़की भी रहती थी। अम्मा, वो देखो ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है तो मैं क्या करूँ? हम लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रेन में बैठने का सपना भी मत देखना। ट्रेन में बैठने में कौन सी बड़ी बात है अम्मा? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठकर इधर से उधर जाते रहते हैं। वो सब बिना टिकट लिए ही ट्रेन के डिब्बों में घुस जाते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हम लोग फंसे। भीख मांगकर गुजारा जरूर करते हैं, लेकिन जेल में जिंदगी बिताने से तो बेहतर ही है। उन लोगों ने जहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी, वहीं से ट्रेन भी गुजरती थी। उसी रेल की पटरी पर सुबह सुबह वो लोग शौच करने भी जाते थे। वहीं दूसरी तरफ वहाँ से थोड़ी दूर पर रेलवे की पटरी के पास कुछ झुग्गी झोपड़ी और भी बनी थी,
जिसमें पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। पप्पा इधर आओ, एक बात बताऊं। क्या बताओगे तुम? यही ना कि आज तुझे भीख में कुछ नहीं मिला? अरे नहीं पप्पा, भीख मांग मांग के हमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो हमारी शादी काहे नहीं कर देते? फालतू में शादी में पैसा खर्च करके क्या फायदा, बता। पप्पू को शादी के कीड़े बहुत ज्यादा ही काट रहे थे। वो हर रोज रेल की पटरी पर ही शौच करने बहुत दूर तक निकल जाता था। एक दिन उसके पिता उसके पीछे पीछे चले गए, ये जानने के लिए कि आखिर इतनी दूर ये क्यों चला जाता है। तो उसने देखा कि वो हर रोज इस मीरा से मिलता था। उसने देखा कि उसका बेटा पप्पू मीरा से बातें कर रहा है। मीरा, इससे पहले कि हमारी झोपड़ियां यहाँ से हटा दी जाएं और तुम कहीं और चली जाओ, मैं तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। आखिर कब तक हम दोनों भगने के बहाने एक दूसरे से मिलते रहेंगे? अरे तो इंतजार किस बात का कर रहे हो पप्पू? जो करना है तुम्हें ही करना है। तुम मेरे परिवार से बात कर लो और शादी कर लेते हैं। पप्पू जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ा, वैसे ही उसका पिता भी वहाँ से भाग गया और भागकर सीधा अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गया। पप्पू, अब मुझे समझ आ गया है कि तू मुझसे शादी के लिए रोज रोज क्यों कहा करता है। इतनी दूर तू सुबह हगने के लिए नहीं जाता था, बल्कि अपनी होने वाली बीबी से मिलने जाता था, है कि नहीं? अरे पप्पा, तुम तो बिल्कुल अंतर्यामी निकले। जब आप सब कुछ जान ही गए हो तो जल्दी से चलो, मैं आपको मीरा के परिवार से मिलवा देता हूँ और हम लोगों की शादी तय कर दीजिए। देखो पप्पू, शादी में बहुत पैसा खर्च होता है, हम लोग भिखारी हैं, और जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है ना, वो भी भिखारी ही है। अरे कैसे होगी शादी, बता? वैसे ही जैसे आपने शादी की थी। शादी के समय आप भी कहीं के महाराजा नहीं थे, आपकी हालत भी उस समय यही थी। वैसे टेंशन ना लो, शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जुगाड़ से हम लोग शादी कर लेंगे। बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी से पानी टपकने लगा। इस टपकती हुई झोपड़ी में अपनी बीवी को रखोगे? बप्पा, तुम सवाल जवाब बहुत करते हो। चलो चलो, जल्दी चलो मीरा के यहाँ मेरी शादी की बात करने। पप्पू अपने पिता के साथ मीरा के घर गया और दोनों की शादी की बात तय कर दी। ठीक अगले ही दिन, मीरा, आज हमारी सुहाग रात है, तुम इस तरीके से शर्माती रहोगी तो कैसे चलेगा, बताओ? शर्म तो हर लड़की का गहना होता है मेरे पप्पू। बाहर देखो कितनी जोर से बिजली कड़क रही है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस झोपड़ी में कितने सारे छेद हैं, देखो ना, सारा पानी अंदर आता जा रहा है। बरसात के मौसम की वजह से हर रोज झमाझम बारिश होती थी। कपड़ों की बनी झुग्गी झोपड़ी पानी से लबालब भर गई, सारा पानी अंदर भर गया और कुछ ही देर में वो झोपड़ी टूटकर पानी में बहकर चली गई। अब वो दोनों काली रात में खुले आसमान के नीचे थे, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे पप्पा कहाँ चले गए? कहीं बारिश में बह तो नहीं गए? तभी उसका पिता भागते हुए उन दोनों के पास आया और बोला, अरे बेटा पप्पू, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? ससुर जी, हमारी झोपड़ी बारिश में बह गई। हमारे पास ना तो कोई तिरपाल है और ना ही मजबूत कपड़ा जिससे हम दोबारा झोपड़ी बना सके, और वैसे भी इतनी तेज तूफान आया है, कैसे होगा ये सब? अरे बातें मत करो, देखो बिजली कितनी तेज कड़क रही है, ठंड की वजह से तुम्हें बुखार आ जाएगा। तभी पप्पू के पिता की नजर ट्रेन के एक डिब्बे पर पड़ी जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। पप्पू, वो देखो, वो ट्रेन का डिब्बा कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है, फालतू में बेकार पड़ा है। चलो जल्दी से उस डिब्बे के अंदर चलते हैं, कम से कम इस बारिश से तो राहत मिल जाएगी। हाँ ससुर जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग बचपन में इन्हीं ट्रेन के डिब्बों में छुपकर खेला करते थे, कभी कभी तो सो भी जाया करते थे। चलिए जल्दी चलिए, इस बारिश की वजह से तो हमारी सुहाग रात भी अधूरी रह गई। अरे मीरा, कम से कम अपने ससुर जी के सामने ऐसी बातें मत करो। इतनी तेज बारिश में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ससुर है कौन पति। जल्दी चलो। वो लोग उसी रात में उस ट्रेन के खाली पड़े डिब्बे में चले गए। वहाँ पर उन्हें थोड़ी राहत मिली, क्योंकि लोहे का पूरा डिब्बा था जिससे पानी अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम लोगों ने अपना सामान तो उठा लिया था ना? हाँ पापा, हम सारा सामान ले आए हैं, आप चिंता न करो, आपका सामान भी हम लोग उठा लाए हैं, पर झोपड़ी हमारी बह गई, बाकी सामान हमने बचा लिया। ठीक है, तुम लोग इसी डिब्बे में आराम करो, मैं दूसरे डिब्बे में जाता हूँ। पप्पू का पिता दूसरे के डिब्बे में जाकर अपने कपड़ों को बिछाकर वहीं सो गया। अगली सुबह भी बारिश बंद नहीं हुई। तब मीरा ने कहा, देखो पप्पू, हम लोग जिस तरह से झोपड़ी बनाकर रहते थे उसका भी कोई सहारा नहीं था, कभी न कभी वहाँ से भी भगा दिया जाता। तो इसी तरह जब तक हम इस ट्रेन के डिब्बे में रह रहे हैं तब तक इसको बहुत अच्छा आशियाना बना सकते हैं। हम लोग मिलकर इसे बहुत अच्छा सजाते हैं। क्यों ससुर जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। कुत्ता भी जहाँ बैठता है उतनी जगह साफ करके ही बैठता है, तो अगर तुम इसे अच्छा बना सकती हो तो बना दो, हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह से इस झमाझम बारिश में तीनों ने मिलकर उस ट्रेन के डिब्बे को अंदर से इतना सजा दिया कि वो किसी आलीशान घर से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उस डिब्बे में वो लोग हमेशा तो रह नहीं सकते थे, इसीलिए मीरा ने कहा, अब हम लोगों को रहने की कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन सरकार कभी न कभी तो यहाँ से हमें भगाई देगी। अब थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा और भीख मांगनी बंद करनी पड़ेगी। हम लोग मिलकर कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं और कहीं छोटी सी जगह लेकर अपना खुद का आशियाना बनाते हैं, वरना कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे। ससुर जी को भी कितनी तकलीफ होती है, उनके बारे में तो सोचो। अब मीरा और पप्पू भीख मांगना छोड़कर मजदूरी करने लगे। उन्होंने अपने पिता को काम करने के लिए और भीख मांगने से मना कर दिया। 6 महीने तक वो लोग उसी ट्रेन के घर में रहे और कुछ पैसे इकट्ठा करके उन्होंने छोटा सा खेत खरीद लिया, क्योंकि खेत की जमीन सस्ती मिलती थी। लेकिन अगले दिन वहाँ पर सरकार के कुछ लोग आए और उस ट्रेन के घर से उन्हें भगा दिया। पप्पा तुम चिंता मत करो, मीरा की वजह से ही हमें कुछ बड़ा सोचने का मौका मिला। वो ट्रेन का घर तो अब हमारा घर नहीं रहा, लेकिन जो खेत हमने खरीदा था वहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग पैसे कमाकर वहाँ घर भी बना लेंगे। पप्पू ने उसी खेत में झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। 6 महीने फिर से काम करके उन लोगों ने धीरे धीरे अपना भी एक छोटा सा घर बना लिया। अपना घर बनाने के बाद पप्पू वही पुरानी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में आया और सभी को सीख दी कि हमेशा भीख नहीं मांगनी। मैं भी तुम लोगों की तरह भिखारी ही था। तुम सभी लोगों ने मेरी शादी में प्लास्टिक के ड्रम बजाकर हमारी शादी कराई थी। मेरा भी कर्तव्य बनता है ना कि तुम लोगों को अच्छी सीख दूं। कल से तुम लोग भी मेरे साथ मजदूरी करने चलोगे। सब लोग अपना अपना घर बनाओ। तुम लोग कब तक इधर उधर भटकते रहोगे भाई? और इस तरह धीरे धीरे